Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. So yesterday we have discussed abhi tak up till now we have covered words meaning sentences, fill in the blanks, who said these statements, and now we are going to do underline verbs in the sentences and change them into interrogatives. So for this particular exercise you need to remember हम अभी तक टेंसेस में क्या क्या कुछ स्टडी कर चुके हैं और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो मैं आपको फ्रीक्वेंटली अभी तक बताती रही हूँ टेंस के बारे में। ठीक है, तो अगर आपको ये पता होगा तो फिर आप इसको बेटर अंडरस्टैंड कर पाएंगे। इसमें आपने दो काम करने हैं, आपने यहाँ पे अंडरलाइन करना है फर्स्ट ऑफ ऑल वर्ब्स को। ठीक है, इट मीन्स कि यू हैव टू फाइंड आउट द वर्ब इन अ सेंटेंस। ठीक है, एंड देन यू आर गोइंग टू चेंज देम इनटू, आपने सेंटेंसेस को चेंज करना है इनटू इंट्रोगेटिव्स। आपके पास एफर्मेटिव इज गिवन। ठीक है, एफर्मेटिव सेंटेंसेस कौन से सेंटेंसेस होते हैं? दैट आर द सिंपल सेंटेंसेस। ठीक है, जिन्हें हम पॉजिटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं, इन्हें हम सिंपल सेंटेंसेस भी कहते हैं, इनको हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं। ठीक है, और आपको सबसे पहले सेंटेंस के पढ़ने के बाद कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको बताती हैं कि ये टेंस किस कौन सा है, आइदर ये टेंस प्रेजेंट का है या पास्ट का है, ये आपको बताता है हेल्पिंग वर्ब एंड द वर्ब इन अ सेंटेंस। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी आपने सेंटेंस को रीड करना है यू हैव टू लुक फॉर द वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब। दीज टू थिंग्स विल टेल यू अबाउट द टाइप ऑफ अ सेंटेंस कि ये टेंस कौन सा है, वो प्रेजेंट का है या फिर पास्ट का है। सबसे पहले देखिए हमारे पास जो फर्स्ट सेंटेंस है, वी सेल्ड फार अवे अक्रॉस द सी। सो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि हमारे पास हेल्पिंग वर्ब कोई भी नहीं है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन से होते हैं मैं आपको दोबारा रिपीट कर दूं, इज, एम, आर, हैज, हैव, हैड, वाज, वर, शैल, वुड एंड मेनी मोर। ठीक है, दीज ऑल आर द हेल्पिंग वर्ब्स। लेकिन यहाँ पर हमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब नजर नहीं आ रहा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, हमारे पास सिर्फ वर्ब गिवन है। और जब ऐसी सिचुएशन होती है तो स्टूडेंट्स यू ऑल नो कि हम अभी तक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कर चुके हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी हेल्पिंग वर्ब एफर्मेटिव में यूज नहीं होता, और इसी तरह से पास्ट इंडेफिनिट में भी एफर्मेटिव के अंदर हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होता। तो इसका मतलब ये है कि ये सेंटेंस जो है या तो ये पास्ट का हो सकता है या तो ये प्रेजेंट का हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि हमें वर्ब बताएगा कि ये टेंस पास्ट का है या फिर प्रेजेंट का है। सो जो हमारे पास वर्ब है वो है सेल्ड, इट इज द सेकंड फॉर्म ऑफ द सेल। ठीक है, तो इसका मतलब ये है सेकंड फॉर्म जो होती है वो पास्ट होती है, फर्स्ट फॉर्म को हम प्रेजेंट फॉर्म कहते हैं, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब को हम पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब कहते हैं, और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब को हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। इट मींस कि यहाँ पे सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आपके पास मौजूद है, तो ये सेकंड फॉर्म ऑफ द, ये आपका जो टेंस है वो पास्ट का है। और पास्ट में जब आपके पास कोई सेंटेंस होता है, ये पास्ट सिंपल सेंटेंस है। ठीक है, तो जब आपके पास पास्ट सिंपल सेंटेंस या पास्ट इंडेफिनिट जिसको भी हम कहते हैं, ठीक है, ऐसा टेंस आपके पास मौजूद होता है, तो हम क्या करते हैं, हम लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब डिड। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम हेल्पिंग वर्ब डिड यूज करते हैं, और डिड के साथ हम सब जानते हैं कि हम यूज करते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। सो जब आप इसको इंट्रोगेटिव बनाएंगे सबसे पहले आप क्या देखेंगे कि आपके पास वर्ब कौन सा है। अगर आपके पास वर्ब पास्ट का है, इट मींस कि आपका सेंटेंस पास्ट में है, और आपने इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज करना है डिड। ठीक है, आप सब स्टूडेंट्स को मैं पहले भी बता चुकी हूँ, फॉर मेकिंग नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यू हैव टू यूज अ हेल्पिंग वर्ब। सो एफर्मेटिव्स के अंदर मोस्टली जो है कभी कभी हेल्पिंग वर्ब्स नहीं भी होते, लेकिन नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए इट इज नेसेसरी टू हैव अ हेल्पिंग वर्ब। तो आपने ये सोचना है कि आपने कौन सा हेल्पिंग वर्ब इसके साथ लगाना है। तो सबसे पहले हमने ये देखा कि आपके पास सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब मौजूद थी जो कि पास्ट में है, इट मींस कि जो आपका टेंस है वो पास्ट का है। ठीक है, पास्ट के एक्शन के बारे में बता रहा है कि उन्होंने फार अवे अक्रॉस द सी को सब पार किया। ठीक है, उसके बाद
जब हम इसको इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो हम इसे चेंज कर देंगे by using did at the beginning of a sentence. Did we sail far away across the sea? Remaining sentence will be the same. Far away across the sea बिल्कुल ऐसा ही रहेगा. हम इसमें चेंजेस क्या कर रहे हैं? हमने इसमें क्वेश्चन मार्क ऐड किया है, हमने इसमें हेल्पिंग वर्ब डिड ऐड किया है, ठीक है. और डिड के साथ क्योंकि हम फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं तो हमने सेल्ड की जगह पे उसको चेंज कर दिया है इनटू सेल, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. नेक्स्ट देखिए, वी लिट अ फायर ऑन द बीच. हियर यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इज द सेम केस, आपके पास हेल्पिंग वर्ब मौजूद नहीं है, ठीक है. हेल्पिंग वर्ब आपके पास मौजूद नहीं है, इट मींस कि आपने सबसे पहले वर्ब देखना है, फिर ठीक है आपके पास वर्ब है लिट. सो लिट इज द सेकंड फॉर्म ऑफ लाइट. लिट इज द सेकंड फॉर्म ऑफ लाइट. इट मींस कि ये टेंस भी पास्ट का है क्योंकि सेकंड फॉर्म यूज होती है पास्ट में. तो आपने क्या करना है, सेम एज इट इज जो हमने इधर किया था, हमने डिड यूज किया था एज अ हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद आपने सब्जेक्ट लगाना है वी, और उसके बाद फिर आ जाएगा डिड के साथ, क्योंकि हम फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं तो फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर लाइट होगी. सो डिड वी लाइट अ फायर ऑन द बीच, क्वेश्चन मार्क. तो क्वेश्चन मार्क इज इम्पोर्टेंट. अगर आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो आपका जो सेंटेंस है वो करेक्ट नहीं होगा, ठीक है. इंट्रोगेटिव्स बनाने के लिए जो टू थिंग्स यू हैव टू फॉलो इज कि आपने हेल्पिंग वर्ब आपने रखना है, यू हैव टू प्लेस हेल्पिंग वर्ब एट द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस एंड ऐड क्वेश्चन मार्क एट द एंड. ओके, तो ये दो चीजें हैं जो कि आपने इसमें इसका ख्याल रखना है. आपने सबसे पहले सेंटेंस को जब रीड करना है तो ये देखना है कि ये टेंस कौन सा है, आइदर इट इज अ प्रेजेंट टेंस और अ पास्ट वन. तो आपने उसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब को पुट करना है. अगर ये पास्ट में होगा तो हम रिड्यूस करेंगे और डिड के साथ हम फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, रिमेनिंग सेंटेंस विल बी द सेम, ठीक है. देन वी विल ऐड क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस. इसके बाद देखिए, द शिप वाज सेलिंग फार अवे फ्रॉम अस. नाउ द सिचुएशन इज डिफरेंट हियर. यहाँ पर वाज हेल्पिंग वर्ब पहले से ही आपके पास मौजूद है. जब आपके पास हेल्पिंग वर्ब पहले से मौजूद होता है, यू डोंट नीड टू थिंक कि आपने कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाना है. द शिप वॉज सेलिंग फार अवे फ्रॉम अस. इसका मतलब ये है कि जो शिप है वो सेल कर रही थी, जा रही थी समुद्र में, अवे फ्रॉम अस, हमसे दूर जा रही थी. यानी कि एक्शन जो है वो पास्ट में कंटिन्यू था. एक्शन जो है वो पास्ट में कंटिन्यू था. इसमें आप देख सकते हैं, इसको शो करने के लिए हम क्या करते हैं, हम फर्स्ट फॉर्म के साथ ing लगाते हैं कंटिन्यूटी शो करने के लिए, ये बताने के लिए द एक्शन वाज हैपनिंग इन द पास्ट, ठीक है. तो इसके लिए हम was पुट करते हैं और फर्स्ट फॉर्म के साथ ing पुट करते हैं, प्रोग्रेसिव फॉर्म बनाते हैं हम इसकी, ठीक है. प्रोग्रेसिव फॉर्म वो होती है जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing लगा हुआ होता है, ठीक है. नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे आपके पास सेंटेंसेस गिवन. अब यहाँ पे इन दिस केस आपके पास हेल्पिंग वर्ब इज ऑलरेडी प्रोवाइडेड, तो आपने इसके लिए सोचने की जरूरत नहीं है कि आपने हेल्पिंग वर्ब क्या लगाना है, ठीक है. तो आपने एज इट इज वॉज को एट द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस रखना है, ठीक है. वॉज द शिप सेलिंग अवे फ्रॉम अस. इसमें स्टूडेंट्स कोई भी इतनी डिफरेंस नहीं है, कोई भी इतना ज्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि आपने इसको किस तरह से चेंज करना है. हाँ, अगर अगर आपके पास हेल्पिंग वर्ब मौजूद नहीं होता, ठीक है, तो आपको ये सोचना पड़ता है कि आप हेल्पिंग वर्ब में क्या लगाएंगे. हमारे पास हेल्पिंग वर्ब में डिड मौजूद है, डू या फिर डज भी मौजूद है, ठीक है. और डू डज हम प्रेजेंट में लगाते हैं और डिड हम लगाते हैं पास्ट के लिए, ठीक है. तो पास्ट में सोचना ज्यादा आसान है कि आपके पास सिर्फ डिड होता है, लेकिन जब प्रेजेंट आ जाता है सेंटेंस तो हमें डू या डज में से कोई एक लगाना होता है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. नेक्स्ट देखिए, द सेलर्स वेंट डाउन विद द ह्यूज फिश टू द बॉटम ऑफ द सी. सो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं हमारे पास हेल्पिंग वर्ब मौजूद नहीं है. वी हैव सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब हियर व्हिच इज वेंट, ठीक है. तो अब यहाँ पर आपके पास सेकंड फॉर्म है, पास्ट में मौजूद है, तो ये टेंस भी क्या है, इट मींस कि ये पास्ट का सेंटेंस है. इसका मीनिंग क्या है, द सेलर्स वेंट डाउन विद अ ह्यूज फिश टू द बॉटम ऑफ द सी. के सेलर्स जो है वो ह्यूज फिश के साथ बॉटम ऑफ द सी तक में चले गए, ठीक है. नेक्स्ट देखिए, इसी तरह से हम क्या करेंगे, जैसे हमने फर्स्ट और सेकंड में किया था, हम डिड लगाएंगे क्योंकि ये जो एक्शन है वो पास्ट में हैपन हुआ है, तो हम डिड लगाएंगे. डिड द सेलर्स, और वेंट को हम चेंज कर देंगे इनटू द फर्स्ट फॉर्म दैट इज गो. डिड द सेलर्स गो डाउन विद द
huge fish to the bottom of the sea, question mark. So do not forget to put question mark at the end of a sentence. Next देखिए, the bird began to tear up the meat to give to its baby. ठीक है, began. So begin is again is the second form of the verb. begin, began, begun. ठीक है, आपको फॉर्म ऑफ द वर्ब्स याद करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि अगर आपको फॉर्म ऑफ द वर्ब्स नहीं आएंगे तो आपको नहीं पता चलेगा कि विच फॉर्म ऑफ द वर्ब इज दिस. ठीक है, सो फर्स्ट फॉर्म इज बिगिन, सेकेंड इज बिगैन, थर्ड इज बिगन. ठीक है, फर्स्ट फॉर्म को हम प्रेजेंट, सेकेंड फॉर्म को हम पास्ट और थर्ड फॉर्म को हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं. तो यहाँ पर आपके पास पास्ट फॉर्म मौजूद है. इट मीन्स कि ये जो आपके पास सेंटेंस है वो पास्ट में है. ठीक है, कि बर्ड ने अपने बेबीज को मीट देने के लिए उसे टुकड़ों में तब्दील करना शुरू किया. ठीक है, शुरू किया, तो ये पास्ट में चला गया. तो इसी तरह से आपने यहाँ पर डिड यूज करना है, सेम एज इट इज. द बर्ड और डिड के साथ हम फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, तो बिगेन को हम बिगिन कर देंगे. ठीक है, डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज होती है. दिस थिंग यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड. ठीक है, जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है ना, सेंटेंस स्ट्रक्चर को याद रखना जरूरी है. अदरवाइज बाकी तमाम चीजें जो हैं वो इजी टू अंडरस्टैंड है, इजी टू कॉम्प्रीहेंड है. आपने बस ये चीज याद रखनी होती है कि सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है इसका. ठीक है, आपने कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, उसके साथ कौन सा वर्ब यूज करना है, ये आपको पता होना चाहिए. नेक्स्ट देखिए, सम पीपल विल डू एनीथिंग फॉर मनी. ठीक है, सम पीपल विल डू एनीथिंग फॉर मनी. अब यहाँ पे स्टूडेंट वी हैव अ हेल्पिंग वर्ब, और वो हेल्पिंग वर्ब कौन सा है? वो हेल्पिंग वर्ब है विल. ठीक है, विल का क्या मतलब होता है? इट्स अ फ्यूचर टेंस. ठीक है, इसका मतलब होता है गा. सम, गा, गी, गे. ठीक है, तो सम पीपल विल डू एनीथिंग फॉर मनी, यानी कि कुछ लोग पैसों के लिए कुछ भी करेंगे. ठीक है, तो आपने क्या करना है, सेम एज इट इज. आपके पास हेल्पिंग वर्ब मौजूद है, यू डोंट नीड टू थिंक कि हेल्पिंग वर्ब कौन सा आएगा. और इंटरोगेटिव बनाने के लिए वी पुट हेल्पिंग वर्ब एट द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस. विल सम पीपल डू. ठीक है, अब यहाँ पे विल के साथ भी डू है क्योंकि हम फ्यूचर में फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं. ठीक है, जब भी आप फ्यूचर का सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है ना, आई विल गो टू द पार्क, तो यहाँ पर विल के साथ हम गो यूज कर रहे हैं. वाई? क्योंकि ये फ्यूचर का टेंस है. फ्यूचर के टेंस में हम फर्स्ट फॉर्म ही यूज करते हैं. ठीक है, लाइक कोई और सेंटेंस अगर मैं आपको बताऊं तो आई विल अटेंड द पार्टी. अटेंड भी है जो ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है. तो आपने विल के साथ जब भी आप फ्यूचर टेंस की बात करेंगे, यू हैव टू यूज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. ठीक है, विल सम पीपल डू एनीथिंग फॉर मनी. ठीक है, तो हम डू को चेंज यहाँ पर नहीं करेंगे बिकॉज ऑफ द फ्यूचर टेंस. नेक्स्ट देखिए, गॉड मेक्स द विंड ब्लो. इसका क्या मतलब है? दिस इज आ, यहाँ पर सबसे पहली चीज जो आप फोकस करनी है वो ये है कि यहाँ पे जो वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा हुआ है. इट मीन्स कि आपका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है. ठीक है, गॉड मेक्स द विंड ब्लो. अल्लाह ताला क्या करते हैं? विंड को, हवा को चलाते हैं. ठीक है, मेक्स द विंड ब्लो, हवा को चलाते हैं. तो ये सेंटेंस जो है ये टिपिकली प्रेजेंट का सेंटेंस है. ठीक है, एक ऐसे एक्शन की बात की जा रही है जो फ्रिक्वेंटली होता है. ठीक है, गॉड मेक्स द विंड ब्लो. अब यहाँ पर क्योंकि ये प्रेजेंट का टेंस है, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपने ये, आपको ये सोचना है कि आपने हेल्पिंग वर्ब क्या पुट करना है. ठीक है, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, अगर आपका टेंस पास्ट में होता है तो हम डिड यूज करते हैं. अगर आपका सेंटेंस प्रेजेंट में होता है तो फिर आप देखते हैं कि आपका सब्जेक्ट क्या है. आपका सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो हम डज यूज करते हैं. ठीक है, और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो तो आप डू यूज करते हैं. तो यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है तो हम डज यूज करेंगे. ठीक है, डज गॉड मेक द विंड ब्लो. क्योंकि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्लास में कर चुके हैं, इट शुड बी इजी फॉर यू टू कॉम्प्रीहेंड. डज गॉड मेक, यहाँ पर एस को हम रिमूव कर देंगे. ठीक है, तो आपका जो सेंटेंस है इंट्रोगेटिव में क्या बन जाएगा? डज गॉड मेक द विंड ब्लो, क्वेश्चन मार्क. ठीक है, और हम सब जानते हैं कि हम प्रेजेंट टेंस जो है दिस इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. तो आपने प्रेजेंट टेंस अगर कोई भी होगा तो आपने फर्स्ट फॉर्म ही यूज करनी है. ठीक है, नेक्स्ट देखिए,
That poor man was our cook. That poor man was our cook. वो बेचारा इंसान जो था, पर्सन जो था, वो हमारा कुक था. ठीक है. तो यहाँ पर भी आपके पास स्टूडेंट्स हेल्पिंग वर्ब इज ऑलरेडी गिवन. यू डोंट नीड टू थिंक हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगेगा. तो हम was को एट द बिगनिंग ऑफ अ सेंटेंस रखेंगे. was that poor man or cook? क्वेश्चन मार्क. दैट्स इट. ठीक हो गया. दिस इज द सिंपलेस्ट एवर सेंटेंस. अच्छा. I was alone with this horrible sea snake. I was alone. अब again यहाँ पर आपके पास as a helping verb was is here. तो आपने was को put करना है at the beginning of a sentence. ठीक है. Was I alone with this horrible sea snake? Question mark. Was I alone with this horrible sea snake? Question mark. ओके. तो यहाँ पे भी आपका ये इंट्रोगेटिव बन गया. क्या मैं उस हॉरिबल सी स्नेक के साथ अकेला था. ठीक है. द सी स्नेक स्वैम राउंड एंड राउंड माई कॉफिन. ठीक है. दिस इज द वर्ड स्टूडेंट. इसको आप प्रोनाउंस कैसे करेंगे. दिस इज कॉफिन. ठीक है. जैसे कॉफी होता है. ठीक है. इसी तरह से ये वर्ड जो है प्रोनाउंस कैसे होगा. एज अ कॉफिन. ठीक है. कॉफिन किसको कहते हैं. ताबूत को कहते हैं. ठीक है. जो कि एक वुडन बॉक्स होता है जिसमें जब लोग मर जाते हैं तो क्रिश्चियंस यूजुअली जो हैं और डिफरेंट अदर कंट्रीज के भी लोग इस तरह से करते हैं. तदफीन के वो वुडन बॉक्स में डालकर उनको बरिड करते हैं. ठीक है. तो इसी तरह से यहाँ पे जो सेंटेंस है. द सी स्नेक स्वैम राउंड एंड राउंड माय कॉफिन. तो सिंदबाद वाज लेइंग इनसाइड अ कॉफिन. ठीक है. तो और जो सी स्नेक था वो उसके कॉफिन के ऐसे गिर्द गिर्द घूम रहा था. राउंड एंड राउंड स्विम कर रहा था. ठीक है. तो स्वैम इज द सेकंड फॉर्म ऑफ स्विम. ठीक है. स्विम, स्वैम, स्वम. आपने इसको याद रखना है कि ये जो टेंस, ये जो वर्ड है इसकी सेकंड फॉर्म स्विम की क्या होती है. स्वैम होती है. स्वैम से हमें क्या ये शो हो रहा है कि ये जो सेंटेंस है आपका वो पास में है. जो सी स्नेक है वो उसके कॉफिन के राउंड एंड राउंड उसने चक्कर लगाए. ठीक है. तो आपने जब इसको चेंज करना है तो हम क्या पुट करेंगे. डिड पुट करेंगे. सी स्नेक वैसे का वैसे ही आ जाएगा. और डिड के साथ हम फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं तो ये स्विम हो जाएगा. ठीक है. स्वैम को वी विल चेंज इनटू द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ड्यू टू डिड. ठीक है. राउंड एंड राउंड माई कॉफिन. सो स्टूडेंट्स इसमें हमने एक चीज अभी तक हमने क्या किया है. इसके अंदर हमने इसे इंट्रोगेटिव में चेंज किया है. द सेकेंड थिंग जो हमने अभी तक इसमें नहीं की है वो ये है कि अंडरलाइन द वर्ब्स इन द सेंटेंसेस. हमने सेंटेंसेस में वर्ब को अंडरलाइन नहीं किया. तो यहाँ पे हम देख लेते हैं. सेल इज अ वर्ब. ठीक है. इसको मैंने अंडरलाइन कर दिया. लाइट इज अ वर्ब. लाइट यहाँ पर लाइट चलाना है. ठीक है. तो लाइट चलाना जो है इट्स अ वर्ब. ठीक है. लाइट इट नॉट इटसेल्फ इज अ वर्ब. लाइट इज समथिंग. अगर आप नाउन लें तो लाइट बल्ब जो है वो नाउन है. लेकिन लाइट चलाना जो है वो क्या है. एक एक्शन है. एक वर्ब है. इसी तरह से सेल करना. ठीक है. कश्ती पर सवार होकर जाना कहीं पर. सेल करना जो है वो भी एक वर्ब है. वेंट इज ऑल्सो अ वर्ब. वेंट इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ गो. तो हम यहाँ पर इसको भी अंडरलाइन कर देंगे. ठीक है. begin is the second form. again begin is the first form. शुरू करना ये भी कोई एक्शन है जिसको हम परफॉर्म कर रहे हैं तो इसको भी हम अंडरलाइन कर देंगे. ठीक है. यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं. हम अंडरलाइन कर रहे हैं वर्ब्स को. इसी तरह से डू करना. किसी भी काम को करना. ठीक है. ये भी कोई एक्शन है. ये भी एक वर्ब है. ठीक है. डू दो तरह के होते हैं. एक होता है डू हेल्पिंग वर्ब. एक होता है डू वर्ब. तो आपने कंफ्यूज इसमें नहीं होना. यहाँ पे डू जो है दिस इज अ वर्ब. डू का मतलब क्या होता है. करना. ठीक है. डू योर वर्क मतलब कि तुम अपना काम करो. नेक्स्ट देखिए. गॉड मेक्स द विंड ब्लो. मेक्स, मेक कोई काम करना. ठीक है. गॉड मेक्स द विंड ब्लो. अल्लाह ताला हवा को चलाते हैं. अल्लाह ताला के हुक्म से हवा चलती है. ठीक है. तो यहाँ पे उसके उसको शो करने के लिए जो हम वर्ब यूज करते हैं वो यूज करते हैं मेक. ठीक है. तो इसी तरह से यहाँ पर ये वर्ब होगा. इसी तरह से स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें. ये जो सेंटेंस है पर्टिकुलर ये जो आपका सेंटेंस है. ठीक है. इसको मैं चेंज कर देती हूँ इनटू दिस. ठीक है. अब ये वाला सेंटेंस जो है स्टूडेंट्स. इस सेंटेंस में आप देखिए कि आपके पास कोई भी वर्ब मौजूद नहीं है. ठीक है. वर्ब मौजूद नहीं है.
आपके पास इसमें हेल्पिंग वर्ब है, वो है was, लेकिन वर्ब नहीं है इसके अंदर। तो सेंटेंस जो है विदाउट हेल्पिंग वर्ब एंड वर्ब, यानी कि दो चीजों में से कोई एक चीज का होना बहुत जरूरी है सेंटेंस के लिए। ठीक है, एक सेंटेंस को बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब या वर्ब का होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास, वर्ब नहीं है। ठीक है, दैट इज अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। पुअर जो है एडजेक्टिव है जो कि मैन को डिस्क्राइब कर रहा है कि बेचारा है वो। ठीक है, और मैन इज अ नाउन, वॉज इज अ हेल्पिंग वर्ब, और इज अ प्रोनाउन। ठीक है, पोजेसिव को शो करे, और कुक इज अ नाउन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई भी हेल्पिंग, कोई भी आपके पास वर्ब नहीं है, तो हमने इसके अंदर कुछ भी लाइक किसी भी वर्ड को अंडरलाइन नहीं किया। इसी तरह से सेम इज द केस हियर। आई वाज अलोन विद दिस हॉरिबल सी स्नेक। आई एक सब्जेक्ट है, ठीक है, was हेल्पिंग वर्ब, अलोन इज एडजेक्टिव, ठीक है, जो कि आई को डिस्क्राइब कर रहा है। विथ preposition है, दिस प्रोनाउन है। ठीक है, प्रोनाउन क्या होते हैं, जिनको हम जो हम नाउन की जगह पर यूज करते हैं। हॉरिबल इज द एडजेक्टिव जो सी स्नेक को शो कर रहा है कि वो कैसा था, वो हॉरिबल था। तो इस सेंटेंस में भी स्टूडेंट्स हमारे पास कोई भी वर्ब मौजूद नहीं है, बट वी हैव हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, The sea snake swam round and round my coffin. तो swim करना, तो swam is the verb, तो इसीलिए हमने इसको यहाँ पर अंडरलाइन कर दिया है। इन दोनों में हमने अंडरलाइन इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पर कोई भी वर्ब मौजूद नहीं है। ठीक है, आपके पास हेल्पिंग वर्ब है लेकिन वर्ब नहीं है, तो मैंने इसको यहाँ पर कुछ भी अंडरलाइन नहीं किया, अदरवाइज हमने इन तमाम लाइंस में इनको अंडरलाइन कर दिया है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखिए, द अंडरलाइन सेंटेंसेस are all in the wrong paragraph। इसको समझने के लिए आप listen very carefully कि आपने इसको किस तरह से सॉल्व करना है इस एक्टिविटी को। The underlined sentences are all in the wrong paragraph। Which paragraph should they go in? किस पैराग्राफ में इनको जाना चाहिए? ये जो अंडरलाइन वर्ड्स है, ठीक है, ये जो अंडरलाइन आपके पास लाइंस हैं, ठीक है, he was blind but he could still hear us। ठीक है, ये वाली लाइन, he was bigger than an elephant। this one line, he was our cook। this one and this one, he wanted us to be fat। this one। so जो ये जो लाइंस हैं आपके पास, ये लाइंस रॉन्ग पैराग्राफ में है, ये सूट नहीं कर रही हैं। जैसे कि अगर मैं फर्स्ट लाइन रीड करूं, फर्स्ट पैराग्राफ रीड करूं, a huge ugly man came through the gates। he was blind but he could still hear us। he locked the gates and then lit a fire in the yard outside his house। so यहाँ पर students you can see that this sentence is not appropriate here। ये सेंटेंस इस पैराग्राफ से मैच नहीं कर रहा। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ पे कौन सी लाइन है जो अप्रोप्रिएट है। तो हम ये देख सकते हैं कि इसके अंदर मैंने टू लिखा है, इट मींस जो सेकंड लाइन है, ये वाली सेकंड, ये वाली जो टू पैराग्राफ की जो लाइन है, ये वाली लाइन अगर हम इधर पुट करें तो ये परफेक्ट सेंटेंस बन जाता है। ठीक है, a huge ugly man came through the gates। he was bigger than an elephant। he locked the gates and then lit a fire in the yard outside his house। ठीक हो गया, तो यानी कि टू वाला जो सेंटेंस है वो यहाँ पे फिट हो रहा है। इसी तरह से यहाँ पे देखिए, the giant picked up or fattest sailor, he was bigger than an elephant। the giant held him over the fire and then ate the poor man। यहाँ पे ये जो सेंटेंस है इट्स नॉट अप्रोप्रिएट। बात किस चीज की हो रही है? फैटेस्ट सेलर की बात हो रही है, तो नेक्स्ट सेंटेंस इससे रिलेटेड होना चाहिए। तो आप देखेंगे कि ये जो थर्ड थ्री में है आपके पास सेंटेंस, ही वॉज और कुक, आप फैटेस्ट सेलर के बारे में बता रहे हैं कि वो कौन था, ही वॉज और कुक। इसका मतलब ये है कि ये जो सेंटेंस है जो थर्ड के साथ है, थर्ड नंबर के साथ है, वो यहाँ पर अप्रोप्रिएट है। इसके साथ अगर हम इस सेंटेंस को रीड करें, द जाइंट पिक्ड अप और fattest sailor, he was our cook। the giant held him over the fire and then ate the poor man। यहाँ पे अब ये सेंटेंस जो है वो कंप्लीट हो जाता है। इसी तरह से the giant gave us food and water, he was our cook। every evening he came home and ate one of us for supper। यहाँ पर स्टूडेंट्स जो फोर्थ वन आपके पास सेंटेंस है, he wanted us to be fat। ठीक है,
The giant gave us food and water. He wanted us to be fat. यहाँ पर आएगा. Every evening he came home and ate one of us for supper. तो अब ये यहाँ पे लाइन सुटेबल हो गई है. आपने जस्ट नंबरिंग सही करनी है कि कौन से ये जो सेंटेंस है जो 2 नंबर पे है, जो 1 पे है, 3 पे है, ये 4 नंबर पे है, वो किस पैराग्राफ में जाना चाहिए. ठीक है. One night, मेरा मुदस्सिर बेटा जिन जिन स्टूडेंट्स ने क्लास में डिस्टर्बेंस क्रिएट करनी है, यू कैन गो आउट ऑफ दिस क्लास. कोई लेटे हुए हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, दिस इज नॉट द वे टू स्टडी. आप स्टडी करते हैं तो यू शुड बी वेरी सीरियस. ये कोई दिस नॉट अ गुड एटीट्यूड. नेक्स्ट देखिए, वन नाइट वी पुश्ड व्हाइट हॉट स्टिक्स इनटू द जायंट्स आई. He wanted us to be fat. This is not flat, this is fat. Okay, he wanted us to be fat. We jumped up the benches over the wall and escaped. So यहाँ पर भी आप देखिए, ये जो लाइन फोर्थ वाली है ये आपके पास करेक्ट नहीं है. यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस जो फर्स्ट लाइन जो है, he was blind but he could still hear us. One night we pushed 4 white sticks into the giant's eye. He was blind but he could still hear us. We climbed up the benches over the wall and escaped. ये पैराग्राफ जो है स्टूडेंट्स, पर्टिकुलर दिस पैराग्राफ आप उसको तभी अंडरस्टैंड कर सकते हैं जब आपने स्टोरी को रीड किया हुआ है. तभी आपको पता चलेगा कि कौन सा सेंटेंस जो है वो कौन सी पैराग्राफ में जाना चाहिए. ठीक है. फॉर दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ आप पार्ट आपने अगर आपने चैप्टर को रीड नहीं किया हुआ, इट मींस कि यू वोंट बी एबल टू सॉल्व इट. ओके. फॉर दिस यू नीड टू रीड अ चैप्टर. ठीक है. इन ऑर्डर टू मेक सेंस. आपको नहीं पता चलेगा तब तक जब तक आपने इसको नहीं रीड किया हुआ. और बाकी यहाँ पर आपने जस्ट अप्रोप्रिएट जो सेंटेंसेस है वो गलत पैराग्राफ्स में आपने उनको नंबरिंग देकर सही कर देना है. ओके. दिस इज द ओनली थिंग that you are going to do here. So students, the time is over. ठीक है. If you have any question regarding this lecture about question number 4 and 5 जो कि मैंने बहुत डिटेल्ड आपको बताया है, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, you can ask me in the next class. Okay, I will give you time.